बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड कैम्प। इस ट्यूटोरियल में हम फाइल स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने डेटा को कोड को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइल स्ट्रक्चरिंग क्यों ज़रूरी है? फाइल स्ट्रक्चरिंग हमारे काम को, हमारे डेटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको समझने के लिए, उसको रिविजिट करने के लिए और फ्यूचर में उसके चेंजेस करने के लिए हमारे काम को आसान बनाता है। अगर हमने तमाम फाइल स्ट्रक्चरिंग पे अमल नहीं किया, हमने नॉर्मल एक ही फोल्डर में सारे फाइल्स को रख लिए, तो फ्यूचर में उसको रिविजिट करना या उसको रिव्यू करना और फाइल्स में चेंजेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फाइल जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए फाइल स्ट्रक्चरिंग ज़रूरी है। फाइल स्ट्रक्चरिंग का कोई प्रेफर तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से ही आपने करना है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट की ज़रूरत, ये जो लैंग्वेजेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आपके आसानी के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फ़ाइल जो आपको ईजी समझ आ जाए और जो बाकियों के लिए समझने में ईजी हो, इस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें हम फाइल स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ऐसा डेटा है, सेकंड है रॉ डेटा, जिसमें हम इमेजेस को या किसी पीस ऑफ कोड में उसमें रखते हैं। इसमें ये हमें सिर्फ काम में हेल्प करता है, हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। और जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो हम इस रॉ डेटा को रिमूव कर देते हैं। देन थर्ड हमारे पास होता है एडिट डेटा। ये इसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। इन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसमें जितना भी हम ड्यूरिंग प्रोसेस उसमें काम करेंगे उसको एडिट डेटा में हम काउंट करते हैं। इसमें इन प्रोसेस भी आप रख सकते हैं कि इस पर अभी काम हो रहा है, इसमें हम न्यू फीचर ऐड भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं। ये जितना भी प्रोसेस इस दौरान होता है वो सारा एडिटिंग डेटा में आता है। देन फाइनलाइज डेटा में हमारे पास जब प्रोजेक्ट एक तैयार हो जाता है, जितना भी हमने उसमें चेंजेस किए हैं, जो उसमें फ्यूचर ऐड किए हैं, जो रिक्वायर्ड हमारा जितना भी काम था वो जब कंप्लीट हो जाता है, टेस्टिंग के बाद हम उसको एक एज आ प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइल स्ट्रक्चरिंग के लिए उसका नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइल की नेमिंग है वो हमें उस फाइल के बारे में या उसके अंदर जितना भी कोड है, फाइल्स हैं, एक फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं और या फाइल्स के अंदर जितना भी कोड है, उसको समझने के उसके नाम के हिसाब से हमें उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी फोल्डर का नाम 1 2 3 4 5 रख लिया या किसी फाइल का नाम ABC रख लिया, तो अब हमें कोई एक स्पेसिफिक फाइल चाहिए, कोई कोड चाहिए, हमने उसे देखना है, रिमूव करना है या रिविजिट करना है। तो अगर नाम हमने उसका 1 2 3 ABC रख लिया तो उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा, फिर हमने सारी फाइल में देखना, फोल्डर में देखना पड़ेगा, एक एक फाइल को, एक एक फोल्डर को। तो ये हमारे लिए बहुत का टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसको हमारे काम को मुश्किल भी बना देता है। अगर कोई न्यू बंदा भी आके उसको रिविजिट करेगा, उसको देखेगा, तो वो उसके लिए समझना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम फाइल स्ट्रक्चरिंग में हमेशा नाम, जो उसका फाइल का फोल्डर का नाम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइल नेम को, फोल्डर फाइल्स नेम को लिखने के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं। अंडरस्कोर और कैमल केस है। अंडरस्कोर में हम एक अंडरस्कोर लाइन उसमें लगा देते हैं नाम लिखते हुए, जैसे फोल्डर नेम डॉट अंडरस्कोर फोल्डर नेम अंडरस्कोर टाइम etc। इस तरह के हम कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किया जाता है सम लैंग्वेजेस में। ये प्रोजेक्ट को शेयरिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर नॉर्मल ये है कि तमाम ज़्यादातर काम में ये यूज़ किया जाता है अंडरस्कोर। इसके अलावा हम कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं। कैमल केस का मतलब है कि फर्स्ट जो लेटर हमारा वर्ड है उसके तमाम लेटर लोअर केस में होंगे, देन जितने भी वर्ड होंगे उसके बाद उसमें फर्स्ट जो उनका लेटर है वो अपर केस में होगा। तो कैमल केस भी एक अच्छा तरीकाकार है फाइल नेमिंग के लिए। देन हमारे पास सेकंड है पीरियड डॉट, जिसे हम कहते हैं। डॉट या पीरियड के ज़रिए हम नॉर्मल तौर पे एक फ़ाइल को उसकी एक्सटेंशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है तो उसको हम इमेज डॉट जेपीजी, डॉट के बाद जो जेपीजी है या पीएनजी है वो उसकी एक्सटेंशन है। इस तरह जो भी फाइल है आईटीएमएल की है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, डॉट के बाद हम उसके एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं। और इससे हम इसके अलावा भी पीरियड को हम यूज़ कर सकते हैं फाइल नेमिंग के लिए भी, जैसे फाइल नेम डॉट 26 फेब 23। तो ये हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है, मगर इसका सेफ तरीका ये है कि हम इसको एक्सटेंशन के लिए यूज़ करें। देन हाइफन्स है, जिसको माइनस भी हम कहते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है फाइल नेमिंग के लिए। अंडरस्कोर के साथ हाइफन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अंडरस्कोर से भी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा
जो लैंग्वेजेस हैं ये नॉर्मल यूज़ करती हैं, सम लैंग्वेजेस में इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उनको एज अ माइनस काउंट करता है, तो उसके लिए उस लैंग्वेजेस के हिसाब से हमने यूज़ करना होता है। मगर नॉर्मल कॉमन है ये कि हम उसको हाइफन्स को अपनी जो फाइल नेमिंग के लिए इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं कि अपने फाइल को जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है हम उसके फोल्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका नाम कैसे रख सकते हैं। हमें नाम हमेशा ऐसा रखना है जो उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है या उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता हो। हमारे इमेज का फोल्डर है, उसका नाम हम इमेज रखने के बजाय उसे CSS कर देते हैं, JS कर देते हैं, या हम पेज कर देते हैं, तो वो उसका नाम समझने में उसका हिसाब से नहीं है। हमने इमेज है तो उसका नाम इमेज रखना है, जो उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पे शो करे, उसके नाम में उसकी प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए, किस किस्म का डेटा इसमें मौजूद है। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है यूट्यूब का, इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ फोल्डर क्रिएट किए गए, जिसमें एक डिज़ाइनिंग का है, जितना भी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काम है वो सारा इस डिज़ाइन में पड़ा हुआ है। देन प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर के बारे में है, इसमें फाइल के जितने स्ट्रक्चर है उसके बारे में, यहाँ पे जितना भी डेटा है इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड इसमें मौजूद है। देन HTML5 है, HTML5 में हमारे पास जितने भी क्लासेस के जो कोड्स हैं उसका डेटा, अदर डेटा जितना भी है वो सारा फाइल्स के नाम से हिसाब है। अभी ये यहाँ पे देखें 1-2 इसमें नंबरिंग दी हुई है, मगर साथ उसका नाम भी दिया हुआ है कि HTML इंट्रोडक्शन एंड लेआउट। नेक्स्ट हमारे पास एक PHP का प्रोजेक्ट है, जिसमें ऐप और प्रोजेक्ट पब्लिक के नाम से 2 अलग फोल्डर हैं। अब जितना भी ऐप के रिलेटेड जितना कोड है वो सारा ऐप में मौजूद है, और जो पब्लिक जो व्यू यूज़र को व्यू करना है वो सारा व्यू में मौजूद है, इसमें पब्लिक में मौजूद है। सबसे पहले हम ऐप को देखते हैं। ऐप के अंदर हमारे पास है कंट्रोलर, कोर, मॉडल, व्यू। अभी जितना भी डेटा अलग अलग फाइल में अलग अलग फोल्डर में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मुझे अब हमें फ्यूचर में चाहिए कि हम अपने जितना व्यू है उसको कोड को चेंज करना है, उसका लेआउट चेंज करना है, तो व्यू के अंदर अब मुझे पता है कि आप व्यू के अंदर जाना है, तो वहाँ पे जो भी पेजेस है या उसके कोई पार्ट्स हैं या ऑथराइजेशन में कोई काम करना है तो वहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर फंक्शन में कंट्रोलर में काम करना है, फंक्शन में उसके काम करना है, तो वहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे और उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं वो बाय नेमिंग है। जैसे लॉगिन, अब लॉगिन के कंट्रोलर में काम करना है तो लॉगिन फाइल ओपन करनी पड़ेगी, सारे कोड को मुझे सारी फाइल्स को बारी बारी देखने की ज़रूरत नहीं है। कोर की फाइल जितनी भी है वो कोर फोल्डर के अंदर मौजूद है, इसमें भी डेटाबेस का है, कन्फिग्रेशन का है, फंक्शन का है, जो भी हमें चाहिए वो फाइल अलग अलग हर कोड अलग फाइल में मौजूद है, और उसका नेमिंग उसके हिसाब से है यहाँ पे। जैसे तमाम फंक्शन जितने भी हैं वो फंक्शन डॉट PHP फाइल के अंदर है। अब किसी फंक्शन को मैंने एडिट करना है या न्यू फंक्शन ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, तो वो सिर्फ फंक्शन डॉट PHP से जाके इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस तरह मॉडल्स हैं हमारे पास, मॉडल अभी इसमें कोई नहीं बने हुए तो इसलिए ये अभी हाल ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जो पब्लिक के लिए जो व्यू होता है जितना भी, उसमें सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स डॉट PHP है। एसेट में हमारे पास पता होता है कि एसेट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, CSS फाइल्स हैं हमारे पास, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, फ़ॉन्ट की है, इमेज की जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी एसेट में। कहीं किसी भी टाइम हमें इन फाइल्स में चेंजेस चाहिए तो एसेट में जाएंगे, पब्लिक के एसेट फोल्डर में जाएंगे। देन हमें इमेज चेंज करनी है या ऐड करनी है तो इमेज फोल्डर में जाके इमेज को चेंज कर सकते हैं। CSS चेंज करनी है, CSS फोल्डर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है, फ़ॉन्ट को हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट को अगर चेंज करना है या न्यू फ़ॉन्ट ऐड करना है तो फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में जाके फाइल को देखेंगे। और अगर JS में चेंजेस करनी है तो हम JS के अंदर फोल्डर के अंदर जाके JS फाइल्स को देख सकते हैं। इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है, न्यू फाइल ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो हम इन JS फोल्डर में करेंगे। तो इस तरह ये अगर ये सारी फाइल्स 50 के करीब, या अभी छोटा सा प्रोजेक्ट है इसमें 50 के करीब फाइल्स आ जाती हैं, अगर ये फाइलें सारी एक ही फोल्डर में पड़ी हों तो ये इसको समझना, उसको रिविजिट करना, व्यू करना, उसको एडिट करना, बग को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम को ईजी बनाने के लिए फ़ाइल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, ताकि हम जब भी उसको रिविजिट करें फ्यूचर में, या कोई और बंदा उस कोड को आके एडिट करे, वो उसको समझना चाहता है कोड को, तो उसको समझना इजी हो जाएगा। वो सिंपली यहाँ पे आके हर फाइल के हिसाब से उसमें फाइल के हिसाब से फोल्डर ओपन करेगा और उसमें से जितनी चेंजेस करनी है वो उस चेंजेस को इजीली कर सकता है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।